आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन किराम, साबिक़ा क्रिकेटर, वो मौजूदा एमपी, वो महामारी के दौर में क्रिकेट कमेंट्री में मसरूफ़ गौतम गंभीर ने ट्वीट करके ये ऐलान किया है कि अगर किसी को कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की ज़रूरत है तो आधार कार्ड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाइए और मेरे दफ्तर से ले जाइए। उसके साथ ही मुल्क के तमाम गोशों से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि गौतम गंभीर को क्या हक पहुंचता है कि वो दवाएं जमा करें और अपने दफ्तर से दवाओं को लोगों में तकसीम करें। इस ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनदा मौजूद हैं, जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। एडवोकेट साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू सर। जी, मसूद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि दवाएं बेचने का या दवाएं रखने का हिंदुस्तान में किसे इख्तियार है? जी, मेडिकल्स जितने मेडिसिन है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है मेडिकेशंस। जी। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, और उसकी सेलेबिलिटी कंप्लीट लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट है। और न सिर्फ लाइसेंस है बल्कि कंट्रोल भी गवर्नमेंट का है। तो उसी तहत लाइसेंस और कंट्रोल के तहत मेडिकल हॉल्स के थ्रू या फार्मेसीज के थ्रू ये सेल होता, कोई और इसका सेल नहीं कर सकते या दे भी नहीं, फ्री में भी नहीं दे सकते। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मेडिसिन जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, जी। और उसके जो प्रिस्क्रिप्शंस होते, जो भी साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शंस है और एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिसिस इंस्टीट्यूट जो हैं, जैसा बीच में आप देखे एक रामदेव बाबा बोल के बीजेपी का ढोंगी है, जी। कोशिश कर पतंजलि कोरोना का इलाज बेच ले सके, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स काफी हद तक उसको रेजिस्ट करे और गवर्नमेंट को फोर्स करे कि उसकी कोई मेडिसिन रिकॉग्नाइज नहीं की जाए, और जी। चुनाचे रिकॉग्नाइज नहीं भी हुई। जी। दूसरा एक इवेंट है कि जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, तो वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको शायद सर्जरी का पावर दे रहा था आयुर्वेदिक मेडिसिन को और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को। अब हम देखिए, आप और हम उसमें कंपैरिजन के क्वालिफाइड नहीं होते, आयुर्वेद या यूनानी, ठीक लेकिन है। ये जरूर है कि उसका लाइसेंस गवर्नमेंट से होता। लाइसेंस होना चाहिए। सीरियस जी। में जी हाँ, नहीं लाइसेंस जरूर होता, जी। और रिकग्निशन भी गवर्नमेंट से ही होना पड़ता प्रैक्टिस करने के लिए। लाइसेंस गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर बोल के जो रहता, आरएमपीस रहते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं होते, तो उनको भी लाइसेंस होता। जी। तो कंप्लीटली अंडर लॉ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है हर चीज, एवरीथिंग इंक्लूडिंग दवा का सेल, और जी। इतना स्ट्रिक्ट है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर नहीं दे सकते ये लोग। जी। जी। फिर ये गौतम गंभीर जो ना के फार्मासिस्ट हैं ना डॉक्टर हैं, ना ही कोई मेडिकल स्टोर के ओनर हैं, इन्होंने ये किस तरह से ऐलान किया है कि आइए और मेरे दफ्तर से दवाएं ले जाइए? वो भी ऐसी दवा जो कोविड के क्रिटिकल ट्रीटमेंट में, क्रिटिकल स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इस्तेमाल होने वाली दवा है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में खड़े हो रहे हैं, तब भी उन्हें वो दवा हासिल नहीं हो रही है, और वो दवा गौतम गंभीर के पास मौजूद है। देखिए, आप उसको मैं इसका पस मंजर एक और तरीके से भी बता देता हूँ। मेडिकल हॉल का कोई ओनर हॉल का स्टॉकिस्ट होता, जी। बिकॉज जितने मेडिसिन हैं, जेनेरिक मेडिसिन जो हैं, वो
चाहे एलोपैथिक हो, लेट मी क्लैरिफाई दिस वंस अगेन, हम्म वो चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक, आरएमपी, दैट इज अंडर लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वन। हम्म टू, इसके स्टॉकिस्ट होते, मान लीजिए अमजद साहब का मेडिकल हॉल है, तो अमजद साहब उसके ओनर नहीं होते, उसके स्टॉकिस्ट होते। जी। मतलब ये है कि अमजद साहब सिर्फ गवर्नमेंट से लेना और टू सेल टू द पब्लिक, अच्छा, वो दवाओं को ओन नहीं करते। वो दवाओं को ओन कर ही नहीं सकते। ठीक है। वो जैसा नेशनल मिनरल्स है कंट्री के, हम्म वैसे वो दवा भी कंट्री की एसेट है। जी जी, दोबारा फरमाइए। कंट्री की इसीलिए एसेट आप है। देखिए जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहते हैं आज बड़े पॉपुलर है, यूसुफ हमीद का सिप्ला, तो आप सिप्ला कंप्लीट, तो उस यूसुफ हमीद और सिप्ला सबसे पहले कोविड की मेडिसिन बनाई, हम्म जी। और ऐसे मेडिसिन से उनके ऊपर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी है, जैसा सीबीआई है, जैसा ये कैटेगरी रहता मिनिस्टर्स को, वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोल के, अच्छा है, किसी किसी एक की नहीं रहती। तो अच्छा। गौतम गंभीर हो या कोई भी हो, ऐसा क्लेम करना क्राइम है, फौरन उनके ऊपर केस बुक किया करना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो कौन से दफात के तहत गौतम गंभीर के खिलाफ केस बुक किया जा सकता है? कॉस्मेटिक एक्ट के तहत होता, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत होता, जी और एसेंशियल कमोडिटीज के तहत होता, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत होता, जी और इसके मल्टीपल जियोज रहते, जी जैसा लॉकडाउन का एक जियो था 875, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो जी। उसको ब्रेक करते तो पुलिस वाले उसके केस बुक करते थे गवर्नमेंट ऑर्डर को वो करने का। हम्म तो ये कैसा बिकना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सारे लॉ और उसके रूल है। जी तो रूल का वायलेशन में क्रिमिनल केसेस बुक होते हैं इनके ऊपर। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का कंप्लीट अपना एक डिपार्टमेंट है, जी। उसकी अपनी एक पीनल डिपार्टमेंट है, पीनल सेक्शन है, और उनकी अपनी सिक्योरिटी है, वो बुक करते रहते अच्छा। हैं। आप गौर करके देखिए कि अगर मान लीजिए होर्डिंग का जो वर्ड है, होर्ड एक जी। मेडिसिन है जो किसी किसी वजह से बड़ी एसेंशियल है, हम्म और अगर कोई उसको स्टॉक करके रख रहे तो उनके ऊपर केस बुक करके उनको अरेस्ट करते हैं, मेडिसिन रिलीज कर देते हैं पब्लिक के लिए। अच्छा, तो क्या ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आएगा, होर्डिंग? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अच्छा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में आएगा। अच्छा, ये मौजूदा एमपी हैं और अपने पार्टी दफ्तर पे बुलाकर दवा दे रहे हैं, तो क्या ये अपने पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करना भी हुआ? इसको अपन दो अंदाज में देखेंगे। जी एक अंदाज ये कि आपके पास इंडिया में कोविड और कोरोना 2014 में आ गया था। जी। आप जरा इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 2014, अच्छा। जी, 2014 का जब इलेक्शन का रिजल्ट था, मेरे हिसाब से कोरोना जब से स्टार्ट हो गया था, जी। क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा डर ये है, ये वायरस है कोविड हम्म 19, और उससे जान जा रही है। अच्छा। तो आप गौर करके देखिए, इंडियंस की जान 2014 से एज अ वायरस जा रही है, वो चाहे लिंचिंग हो, जो भी हो। जी जी। अब हम दो अंदाज में देखेंगे इसको, हम्म इनके ऊपर होना चाहिए, इनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, और इनके ऊपर इनको जेल, इमीडिएटली जेल करना चाहिए। उसकी वजह क्यों? जी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एक अलग चीज है, और एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव इंडिया का एक अलग कॉलम है, दो अलग अलग कॉलम है। हम्म तो ये जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो है एग्जीक्यूटिव का काम है। हम्म एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स है, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, और पुलिस का काम है। हम्म तो आप देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ये लोगों के स्टेटमेंट जो होता वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बोलने के लिए होता, हम्म कि हमारे पास इसके ड्रग्स एक्सेस है, आप आइए हम आपको देंगे। हम्म उसकी वजह जो है वो है खामी
in the system, deliberate attempt, deliberate inaction by the जरा जरा दोहरा दीजिए आपका आखिरी जुमला। deliberate malified act and attempts of the executive authorities. मैं वकील, लाइसेंस्ड वकील हूं, तो है गवर्नमेंट का कि मैं किसी का भी केस रिफ्यूज करने का हक नहीं रखता हूं, ठीक है। वैसे ही जितना एग्जीक्यूटिव हैं गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स है, उनकी ड्यूटी अंडर लॉ है कि वो अपनी ड्यूटी करें, और उनकी ड्यूटी नहीं करना भी क्राइम है। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि ये वाकया, डेलिब्रेट एंड मैलिफाइड अटेम्प्ट है। जी देखिए, हर किस्म की चीज जो ड्यूटी को आप कंप्लाई नहीं करते वो मैलिफाइड है। जी, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज बोनाफाइड, अदर वन इज मैलिफाइड। अगर मान लीजिए आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के इंस्पेक्टर है और आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो बोनाफाइड तो नहीं हुई, तो अपेरेंटली इट इज मैलिफाइड। जी जी। आपको जो ड्यूटी लगाई गई अमजद साहब, वो ड्यूटी करना बोनाफाइड है जी। और अगर आप अपनी ड्यूटी पब्लिक की तनख्वाह लेके पब्लिक के, देखिए आप एक बात महसूस कीजिए कि सारा इंडिया जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जितने मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे हमारे टैक्स पे चल रहे हैं। ये मानेंगे आप हमारी मेरी बात? बिल्कुल। सिर्फ टैक्स। तो मैं जब टैक्स दे रहा हूं, तो मेरा ऑफिस में जो आपके ऑफिस में जो प्राइवेट एम्प्लॉइज रहते, वो आपकी मेरी मर्जी के खिलाफ काम नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं करते ना। उसकी वजह क्या रहती है? हम एज अ बॉस ऑफ एन ऑफिस हम करप्ट नहीं होते, लेकिन आप एज ए जर्नलिस्ट और मैं एज ए लॉयर करप्ट हो गए तो हमारा पूरा स्टाफ करप्ट हो जाता। तो गवर्नमेंट सर्विस में जब होता ये लोग करप्ट हो जाते, करप्ट नेसेसरली पैसा लेना और देना नहीं होता। हर सिस्टम जैसा चलना चाहिए वो ऐसा नहीं चलना, करप्शन है जी। तो इन दिनों में ये लोगों की सारी जिम्मेदारी हो जाती कि ये लोग एक्ट करना। और अभी अभी देखिए नामपल्ली पे, शायद आप ही अभी बोल रहे थे कि नामपल्ली पे कोई हाई वैल्यू में प्राइस, एमआरपी जो रहती, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जी, उसके ऊपर बेचना भी गुनाह है जी। क्राइम है। क्यों? 5,000 की मेडिसिन को 23,000 था 35,000 में फरोख्त किया जा रहा है। जी, तो ये क्राइम क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि चूंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है। हालांकि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर इसको सेपरेटली लॉ बनाया गया है, इस वजह से कि इंसानी जिंदगी की अहमियत कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा है, राइट टू लाइफ। जी। और राइट टू लाइफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की सबसे पहला मैंडेट है कि उसके हर इंसान की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, सेक्स, डेसिग्नेशन, उतनी अहमियत है। रिक्शे वाले से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक उतनी अहमियत है। तो ड्रग्स जो है वो एसेंशियल कमोडिटी है। आप एक्ट की डेफिनेशन में मत जाइए, ग्रामेटिकल वेरिएशन में जाइए। ठीक है। एसेंशियल है, सबसे एसेंशियल इस वक्त पे जो है खाने से ज्यादा ड्रग है। ठीक है। तो ड्रग भी कैसी चीज है आप देखिए, वो ड्रग है जो आपकी जिंदगी को, और एक ड्रग ऐसा भी है जो प्रोहिबिटेड है। ठीक है। अब इसके अलावा मैं ये तो जानना चाहूंगा, प्रोहिबिटेड ड्रग बेचना भी गुनाह है, और जो एसेंशियल ड्रग है उसको होल्ड करना या महंगे में बेचना। जी। गौतम भाई गंभीर का ये कहना है, मैं फरोख्त करने के लिए थोड़ा ही रख रहा हूँ, मैं तो फ्री दे रहा हूँ लोगों को। बात ये सुनिए, होर्डिंग, HOARDING, कोई चीज को एक तो गौतम गंभीर के पास लाइसेंस नहीं है। मैं अभी आपको बोल रहा था कि कोई ओनर नहीं हो सकता, आप स्टॉकिस्ट हैं सिर्फ। स्टॉकिस्ट हैं जी। और स्टॉक
जो आपका होता, आप जितना परचेज और सेल करते हो उसका रिकॉर्ड रख के आपको सबमिट करना पड़ता। हम्म। जैसा टैक्स, वैसा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में सारे जितने भी मेडिकल हॉल्स और फार्मेसीज है हम्म। उसको। और एक बात है, आप जर्नलिस्ट है, आपको लाइसेंस नहीं, आप अगर फार्मासिस्ट है, हम्म। एजुकेटेड है और आपके पास फार्मेसी की डिग्री जो भी होता है गवर्नमेंट से, वो अगर है तो आपको लाइसेंस मिलता। तो यू आर ओनली अ फार्मर, यू आर ओनली अ फार्मासिस्ट, और यू आर ओनली अ स्टॉकिस्ट ऑफ द ट्रेड। और आपका काम यह है कि आपको स्टॉक करना, पब्लिक को बेचना, और उसका पूरा रिकॉर्ड रख के आप सारे रिकॉर्ड को गवर्नमेंट में सबमिट करना है कि कितना किस अंडर वैलिड रिसीट। तो ठीक है। गौतम गंभीर हो या उनके कोई लाइसेंस तो नहीं, तो जब लाइसेंस नहीं मिला, नहीं है, तो उनका रखना होर्डिंग में आता, ठीक जो है। इलीगल है। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि दिल्ली में है, हम्म। इमीडिएटली एफआईआर करना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए उन्हीं की हुकूमत है, क्या ये और मुमकिन है? जेल में डालना चाहिए इमीडिएटली। उन्हीं की हुकूमत है, रूलिंग पार्टी के एमपी है वो। सर, हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता, हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। आप जब एक लंदन से या यूएस से एक साहब आए थे और नरसिम्हा राय के ऊपर एक एलिगेशन लगाए थे कि वो कुछ 40 लाख डॉलर या 40,000 डॉलर उनसे लिए थे, तो आपको याद है नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर केस चल रहा था, और उन्होंने काफी साल कोर्टों के सामने जद्दोजहद करते रहे के लिए। अच्छा। सिर्फ और एक गवर्नर, जजेस को भी अरेस्ट किया जाता, अच्छा। तो ठीक अच्छा। होने था। जी। देखिए, एक बात सुनिए, हम्म। क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल एक वर्ड है जो एक्ट को डिफाइन करता है, आदमी को। हम्म। क्राइम और क्रिमिनल जो है अमजद साहब, जी। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है हेलो, आपकी तरफ। जी, आखिरी जुमला आपका दोहरा दीजिए। हेलो। क्राइम और क्रिमिनल जो है वो एक्ट आपके इलीगल एक्शन से उसको ताल्लुक रहता, आपकी शख्सियत से नहीं। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो एक आपको एमपी। एक इसका मैं एक वाजे कर दूं। हम्म। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो राजा जेल में गए, कनीमोही जेल में गए, सब मिनिस्टर्स थे, हम्म। कोलगेट और वो स्पेक्ट्रम में। जी। और मनमोहन सिंह के भी ऊपर एलिगेशन आया। अब जी। राफेल डील में 29,000 टाइम्स प्राइस बढ़ा है, मोदी पे काफी एलिगेशन आया, सुप्रीम कोर्ट में काफी बार इसका केस चला कि ठीक। मोदी पर्सनली इन्वॉल्व है। ठीक। गुजरात मैसाकर जो जेनिसाइड हुआ, जो प्रोग्राम के तहत जेनोसाइड हुआ, आज हम्म। तक मोदी के ऊपर जैफे का केस चल रहा सुप्रीम जी। कोर्ट में। जी। तो क्रिमिनल जो होता वो उसकी हरकत से क्रिमिनल होता, बाय वर्च्यू ऑफ द क्राइम ही कमिट्स, नॉट बाय एन इंडिविजुअल और बाय हिज नेम। ठीक है। इसीलिए क्रिमिनल को लीगल लीगल एंगल में एक्यूज बोला जाता, नाम से नहीं पुकारा जाता। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल वकील साहब, ये एमपी हैं और ऐसा कोविड का दौर चल रहा है, सारा मुल्क परेशान है। ऐसे में वो एमपी के फराइज अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो क्रिकेट कमेंट्री में मसरूफ हैं। तो क्या इन्हें एमपी बने रहने का हक है, या इनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग हो सकती है इस ताल्लुक से? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, एमपी क्या चीज है, मेंबर, जी जी आ रही। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्वेंट है, उनको तनख्वाह मिलती है बाज़ाब्ता, जी। और वो तनख्वाह हमारी टैक्सेस से जाती है, जी। तो हमारे नौकर हुए। तो वो जो नौकरी नहीं करना है, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। हम्म। जैसा पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में नहीं रहा तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। हम्म। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट वाला अपना उनके डिपार्टमेंट में नहीं रहना, हम्म। कस्टम्स वाले अपने डिपार्टमेंट में नहीं रहना, प्रोहिबिशन एंड एक्साइज वाले अपने डिपार्टमेंट में नहीं रहना ड्यूटी के हम्म। टाइम पे, तो वो क्राइम है उनके लिए। हम्म।
वैसे ही ये लोग भी चूंकि पब्लिक से तनख्वाह लेते और काफी लाखों में लेते, हम्म, तो इनका भी ड्यूटी है कि ये पब्लिक की सर्विस में रहना, वरना इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बुक करना चाहिए। ये हमारे को ओनर नहीं है। हमारे जो लो तबका है, अमजद जी साहब, जी एक बात अपन इसको वाज़ेह समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपके जरिए। जी मेरे को एक बात समझाइए कि आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन हमारा टैक्स जो दे रहा, सबसे ज्यादा टैक्स जो इंडिया में दे रहा वो है हमारा लेबर। हम्म, डेली 300 से मैक्सिमम 1,000 रुपए कमाने वाला लेबर, साबुन पे, टूथब्रश पे, मोबाइल पे, चावल पे, हर किस्म की चीज पे वो टैक्स दे रहा। जी तो उसके जो हमारा गरीब तबका है, लेबर है, और जो हमारा वर्किंग क्लास है, उनके टैक्सेस पे ये लोग ऐश कर रहे हैं। हम्म, इनकी 7-7 लाख रुपए की तनख्वाह, इनके जो पूरे बेनिफिट्स है, तो इनका काम है पब्लिक के लिए काम करना। जी आपके हमको जगाना पड़ेगा पब्लिक को, ये बोलने के ये लोग आपके हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, और आप इनको काम करने लगाइए। हम्म, इनको राजा बना के मत बिठाइए, ये रजवाड़े नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ये लोग को काम करने लगाइए, नहीं है तो निकाल के फेंक दीजिए। ठीक है ठीक है मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, कंट्री खतरे में है, इस किस्म के दीवाने स्लोगन्स पे वोट मत दीजिए। जी वोट दीजिए इंसान की जिंदगी पे, उसकी उसकी उसके बेहतरीन लाइफ के लिए वोट दीजिए। जी जी वकील साहब, माफ़ी चाहता हूँ, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो कोविड का दौर चल रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, कहीं पे ड्रग्स, क्रिटिकल केयर ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है समाज के तौर पर? देखिए, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। हम्म, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत सबसे पहले जिम्मेदारी, जब एक कोविड चल रहा उस क्या है कि गवर्नमेंट को जितने भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है उसको एनालिसिस करना चाहिए था। अच्छा। एक पैनल ऑफ डॉक्टर बनाना चाहिए था, हम्म, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अलग होती। जी हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारे हॉस्पिटल्स अंडर गवर्नमेंट ले लेना चाहिए था। हम्म, जैसे कर्फ्यू में पूरा पूरा पावर गवर्नमेंट को आ जाता, पुलिस को, हम्म, वैसा सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के अंदर ले लेना चाहिए था, और पब्लिक का इलाज फ्री हो जाना चाहिए था। जी और ये जो दवा है, ये दवा गवर्नमेंट अपने पैसे से देना चाहिए था। जी। सारी दुनिया में आप जाके देखिए, इलाज जो है, मेडिकल हेल्थ जो है वो फ्री है। हम्म, इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाना चाहिए था, हर आदमी को ऑटोमेटिक इंश्योरेंस आना चाहिए था। और हम्म, इंश्योरेंस कंपनी जो बाहर के कंपनी से, इंडिया के कंपनी से, जो थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हम्म, इंडिया से कमाए हैं, वो पैसे आज वक्त था कि वापस दो। सारे गवर्नमेंट को, सब सारे हॉस्पिटल्स को ओपन कर दो, हम्म, जितने मेडिकल एसेंशियल मेडिकल्स है उसको ओपन कर दो फॉर द पब्लिक। हम्म, मेडिकल हॉल्स को सारे सीज कर दो, हम्म, और पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दो विदाउट एनी कॉस्ट। जी। लेकिन गवर्नमेंट और हॉस्पिटल तो पैसा बनाने लग गए। हम्म, आम हालात में गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख से मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे। हम्म, तो ये जी सारी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस पे अवेयर होना चाहिए। जो हमारे लोग बाहर के लोगों के लिए करते हैं उनसे क्या आना चाहिए, और हम हम्म, पब्लिक को ये चीज बता के अवेयर कराना चाहिए कि जी हमारी प्रायोरिटी जिंदगी, हमारे लिए अहमियत होना चाहिए, ना हम्म, कि मजहब, नाम, कलर और कास्ट हम्म, और उसका जेंडर। जी जी हमारे लिए इंसान की जिंदगी अहमियत होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत कीमती मशवरे दिए हैं आपने। एक तो आपने ये बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेना चाहिए था डिज़ास्टर के, कोविड के चलते। और आपने बताया कि ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए था, मेडिसिन भी गवर्नमेंट की जानिब से फ्री प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे। और आपने ये बताया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाना चाहिए था, और सबको इंश्योरेंस
मेडिक्लेम के तहत इलाज किया जाना चाहिए था। एनआरआईज के ताल्लुक से आपने कुछ कहा था, जरा दोहरा दीजिए। देखिए, आप अगर यूएस, कनाडा, यूरोप सारा जाके देखेंगे तो वहां पे इंश्योरेंस आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है। और सारा आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के उस पे होता, अंडर इंश्योरेंस जी। या गवर्नमेंट कॉस्ट। ठीक है। तो ये है राइट टू लाइफ की अहमियत। जब हम ये वबा से गुजर रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हम ये अवेयरनेस पब्लिक में लाना चाहिए कि हमको राइट टू लाइफ के अंडर फ्री मेडिकल हेल्थ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और बहुत ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास ये हो रहा कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला जो बिजनेस है वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री बन गया है। हेल्थ लाखों रुपए, इंडस्ट्री बन 5 लाख गया 10 हजार, 5 लाख 10 लाख 15 लाख तो ऐसे खर्च हो रहे हैं जैसे कोई कागज के हैं, जो है घर में छप रहे हैं नोट। है। अमजद साहब, 38 लाख रुपए, 38 लाख, माय गॉड। 38 लाख रुपए। एक मैं जानता हूँ, हम्म। एक प्रिंसिपल है एक प्राइवेट कॉलेज के, हम्म। वो 10 दिन एडमिट होके आए। एक हॉस्पिटल है नाला नगर चौरस्ते पे, 9 लाख रुपए। जी। आप एक एवरेज अंदाजा लगाइए कि एक आदमी 9 लाख रुपए 10 दिन में। अच्छा, 10 दिन में 9 लाख प्रिंसिपल रुपए साहब हैं, प्राइवेट हम्म। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल साहब हैं। हम्म। नाला नगर चौरस्ते पे एक हॉस्पिटल है, वहां हम्म। पे 9 लाख रुपए, 14 अच्छा। लाख। अच्छा। अच्छा, अब ये एक और चोरी सुन लीजिए आप। हम्म। जो इंश्योरेंस होता, हम्म। वो इंश्योरेंस समझिए आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिए। हम्म। ठीक है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में पैसे ऑनलाइन भर दिए। हम्म। आपका आपका सब्सक्रिप्शन हुआ समझिए महीना 5,000 रुपए। जी। आप जब हॉस्पिटल में रहते तो हॉस्पिटल में आपको मालूम इंश्योरेंस कंपनी आपके कांटेक्ट में नहीं रहती। हालांकि पैसे आप भर रहे हैं, कस्टमर आप है ना, हम्म। लेकिन वो डॉक्टर के हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रहती। अच्छा। और फिर उनकी जो स्क्रूटिनी होती, वो हम्म। थर्ड पार्टी को दे देते। हम्म। तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे कांटेक्ट में नहीं आती। और आपको क्या करते, 5 लाख रुपए का अगर आपसे सब्सक्रिप्शन ले रहे, तो हम्म। मैक्सिमम मैक्सिमम आपको लोग किसी भी हालात में 30% से ज्यादा पैसे एट वन स्टेज नहीं देते। अच्छा। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा रहे हैं, मतलब आप हम्म। 5 लाख रुपए के इंटाइटलमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको 30% यानी 5 लाख के इंश्योरेंस पे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं देते। जी। जी। मतलब रिलीज ही नहीं करते। ठीक है। ठीक है। तो इनफैक्ट आप 5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस को भर रहे हैं और आपको फैसिलिटी मिल रही सिर्फ 1.5 लाख की। जी। तो 70% पे चोरी है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है। बहुत सनसनीखेज इंकशाफात आपने किए हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। नाजरीन, ये थे जनाब थैंक यू। एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। ये हमें गौतम गंभीर का जो क्लेम है कि वो दवाएं तकसीम करेंगे, और फिर गौतम गंभीर के ताल्लुक से क्या कानूनी चाराजोई की जा सकती है, इसके अलावा उन्होंने एमपी होने के नाते अपने फ़राइज़ अंजाम न देने के ताल्लुक से भी बात की, और फिर ये कोविड का जो पैंडमिक है, इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था और क्या हो रहा है, इस बारे में इन्होंने बेहतरीन सुझाव भी दिए। देखिए प्रोग्राम, और अपने अहबाब में भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आगाह हों और इससे इस्तेफ़ादा करें। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। थैंक यू सर।